नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, आज से हम लोग एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी चर्चा। रोज रात को 8:30 बजे हम और आप अपने दर्शकों को बताएंगे दिन भर बिहार में क्या होता रहा। तो दर्शक इंतजार करेंगे और हमारी पैनी नजर होगी बिहार में हर चुनावी खबर को लेकर। जो बड़ी खबरें होगी वह हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो आज कार्यक्रम के पहले दिन देखिए, जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, ठीक इसके पहले हिना साहब, सिवान की हिना साहब, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, उन्हें लेकर बड़ी खबर आई। हिना साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं सिवान से चुनाव लड़ूंगी, निर्दलीय लड़ूंगी। तेजस्वी यादव और लालू यादव को जवाब भी दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने शहाबुद्दीन फैमिली से दूरी बना रखी है। लेकिन आज हिना साहब ने ओवैसी को भी जवाब दिया, AIMIM को, कि आप जो कह रहे हैं, जो चाहते हैं, वह हिना साहब नहीं करने जा रही है। मतलब ओवैसी की पार्टी की कोई मदद हिना साहब को नहीं चाहिए। क्या हिना साहब अपने आप पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने का चस्पा नहीं लगने देना चाहती है, या बातें कुछ और है? देखिए, निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, जो बात आप कह रहे हैं, वह अपने ऊपर वह साइन बोर्ड, वह छाप जो होता है, वह नहीं लगने देना चाह रही है, क्योंकि शहाबुद्दीन की USP भी वही थी जी, जो आप कह रहे हैं। तो वह छाप से इतर, वो जिस तरह से आज जो ओवैसी की पार्टी है, वरिष्ठर ओवैसी की पार्टी AIMIM की, जिस तरह से कहा गया कि मैंने अगर हिना साहब मेरे पार्टी में आती हैं और हम उनका वेलकम करेंगे, खिड़की दरवाजा सब खुला हुआ है, तो वो हिना साहब ने उसके बाद ही यह रिएक्शन आया कि हिना साहब निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। जिस तरह से राजद ने उनसे दूरी बनाई, तो वह भी दूरी बना करके वो अपने मिशन में लगी हुई है और गांव गांव घूम रही है। और बड़ा नाम, बड़ा चेहरा शहाबुद्दीन साहब का रहा है। ज्ञानेश्वर जी, आपसे क्या छिपा है? आप तो मेरे तो निजी रिश्ते भी थे और मैं बातचीत भी करता था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो ऐसे में उनके बाद, माने शहाबुद्दीन के बाद से जिस तरह से दूरी RJD ने बनाई, हिना साहब को किसी तरह से उम्मीदवार भी नहीं बनाया, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनके समर्थक हिना साहब से ज्यादा उनके समर्थक आहत हैं जी। वो हिना साहब नहीं, मतलब मैं ये मानूं ना कि हिना साहब ने ओवैसी को यह कह दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हो, लेकिन मुझे सिवान में और बिहार में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मुझे हिंदुओं को भी दोस्त बनाना है और सर्वधर्म सबके साथ चलना है। तो हिना साहब का जवाब तो इसी बात का संकेतक है। निश्चित रूप से उन्होंने कह दिया कि हम निर्दलीय ही लड़ेंगे, किसी की पार्टी में इधर उधर नहीं हुलुक करेंगे, वो रहेंगे वहीं पर और मजबूती के साथ रहेंगे, क्योंकि उनके पास 7 समर्थक हैं। तो यह स्पष्ट क्लियर मैसेज है लोगों के बीच में कि हिना साहब निर्दलीय ही लड़ेंगी, इधर उधर नहीं कहीं जाने। चलिए, तो ओवैसी को धक्का लगा। अब देखिए, आज चिराग पासवान को भी धक्का लगा। रवि जी देखिए, चिराग पासवान आज अपने बहनोई अरुण भारती का नामांकन कराने गए थे, लेकिन इधर उनकी पार्टी में जो नंबर 2 माने जाते थे, अरुण कुमार, पूर्व सांसद जहानाबाद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बहुत कुछ बोल गए। रवि जी, आपकी बात भी हुई अरुण कुमार से? निश्चित रूप से जमुई सुरक्षित से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने आज नॉमिनेशन किया, चिराग पासवान उसमें थे। इस बीच में यह डेवलपमेंट हुआ कि अरुण कुमार ने कहा कि मेरे साथ में धोखा हुआ है। तो यह वे टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, चाहे नवादा हो या जहानाबाद हो। हाँ, तो वो ऐसे में कहीं से उनको नहीं मिला, तो वह ठगा सा महसूस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मौखिक ही, लिखित नहीं दिया है, मौखिक ही हमने कहा है और हमने पार्टी को से छोड़ दिया। और वह उसके इतना कहने के बाद वह जहानाबाद की ओर कूच करके जहानाबाद में अपने समर्थकों के साथ वह राय मशवरा कर रहे हैं। और जो ज्ञानेश्वर जी खबरें छन करके आ रही है, उसमें इस बात की ओर वह, मैंने उनके समर्थक और उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि इस बार अरुण कुमार जो है सो हाथी पर सवार होंगे, बसपा से जी। वो हाथी पर सवार होकर के इस बार जहानाबाद के चुनाव में वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। नहीं, मैंने ये देखा था कि 2019 में भी जब नीतीश कुमार ने नया प्रयोग किया सोशल इंजीनियरिंग की और जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी को उम्मीदवार बना दिया, तो अरुण कुमार जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे नवादा में, वे आकर कूद पड़े थे जहानाबाद में। लेकिन नतीजे इस कदर नहीं सामने आए कि भूमिहार उनके साथ खड़े हो गए। जो आप कह रहे हैं कि फिर से जहानाबाद, देखिए नवादा में नामांकन तो आज खत्म हो गया। तो अरुण कुमार के बारे में मेरी जानकारी यह है कि उन्होंने अपने समर्थकों की मीटिंग जो है पटना में बुलाई है संडे को, और जब मीटिंग बुलाई गई है तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन समझना यह होगा कि चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ
कितने भूमिहार जहानाबाद में सामने आते हैं, और जितने भूमिहार चुनाव लड़ने को आएंगे उतनी ही परेशानी चंदेश्वर चंद्रवंशी की बढ़ेगी। क्योंकि हमने यह भी सुना, देखा, समझा है कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले आशुतोष कुमार ने भी टाल ठोक दिया है। और आज जहानाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 2 दिनों पहले फेसबुक लाइव किया था और कहा था कि यदि कोई लड़ने नहीं आया हमसे अधिक सीनियर तो मैं लड़ूंगा, जहानाबाद को बचाऊंगा, क्योंकि जहानाबाद को मुजफ्फरपुर नहीं होने देना है, कटिहार नहीं होने देना है, वैशाली नहीं होने देना है, पाटलिपुत्रा नहीं होने देना है। देखिए, पाटलिपुत्रा तो नए परिसीमन के बाद कुछ दूसरा उद्देश्य, लेकिन वो सीपी ठाकुर के दिनों की याद दिला रहे थे। ठीक है, तो अब ये जो अरुण कुमार ने इस्तीफा दिया, और सुने कि उन्होंने इतना तक कहा बातों बातों में अपने समर्थकों से कि जो बेटा चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान से भी ज्यादा होशियार निकले हैं। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं आहत हैं। और देखिए, वो एक बात तो जो चंदेश्वर चंद्रवंशी की जो बात, सिटिंग एमपी है वहां के ज्ञानेश्वर जी, वह भूमिहार बहुल इलाके में सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने करके उनको एस्टेब्लिश किया। इस पे आप जैसे आप बात का समर्थन करते हैं हमारी बात का, तो वह एक बड़ा झटका लगा और भूमिहार कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे पिछले परिणाम के बाद। तो यह ऐसे में इस बार अरुण कुमार यदि वहां से जिस पार्टी से जितने भी भूमिहार सामने आएंगे वो तो वोट काटेंगे चंदेश्वर चंद्रवंशी का ही, निश्चित रूप से यह परेशानी का सबब होगा चंद्रवंशी जी के लिए। क्योंकि देखिए, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो सोचते हैं, रिजल्ट के बारे में अनुमान लगाते हैं, जो ओपिनियन पोल करते हैं, वे कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए के लिए सबसे कठिन सीट जो है वह सीट जो है बिल्कुल जहानाबाद की है। निश्चित, हाँ, जहानाबाद और किशनगंज के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ नतीजे जो हैं वो विपरीत आ सकते हैं एनडीए के हिसाब से। लेकिन देखिए, जब जहानाबाद की ही हम बात कर रहे हैं तो खबर यह आ रही है रवि जी कि आज जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी को विरोध का भी सामना करना पड़ा है जब वे किसी गांव में जा रहे थे। निश्चित रूप से जो वीडियो वायरल है, उस वीडियो में यही दिखाया जा रहा है कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जब उस गांव में गए थे तो वह लोग पूछ रहे, सवाल कर रहे थे कि 5 साल में क्या हुआ। तो यह सब सवाल है, तो यह कहीं ना कहीं वह एक जब सवाल जब जनता ही कर रही है, जो जनता आपके लिए वोट करती है वो सवाल कर रही है, तो उस स्पेसिफिक गांव में कहीं ना कहीं विरोध का एक तरह से वो संकेत दिखाई पड़ता है ज्ञानेश्वर जी। इस बात तो देखिए, मैं चाहता हूं कि जो हमारे वीडियो एडिटर हैं वह इस वीडियो को दिखा भी दे कि किस तरीके का विरोध आज झेलना पड़ा है। दिल्ली उठाएंगे हमारी समस्या को। किसने वोट दिया? आज बतावे ना, यही पंचायत खुला तभी जीते 1751 वोट से। आज 5 साल ल पता है, कहते हम क्षेत्र में हैं। क्या आसान, 10 साल में तो जिंदगी कट जाता है जी, 5 साल कट जाता है। हमारे बाबूजी मर गए नहीं करते करते हम बचलिए है तो कौची आसान हो गए। 3 पीढ़ी तक ही सुरक्षित हो गए। बोली हम लोग सुन रहे हैं। नहीं आपको सुनने से आप तो डेली मिल जाएगा, क्या सुनेंगे? तनख्वाह बढ़ाना है, सब में थपथपा देते हैं जल्दी जल्दी। तो आज दुख में अंतर जीना है तो फिर अगला को मौका मिलेंगे वो होंगे। तो आपने यह वीडियो देखा, आपने वीडियो देखा कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का विरोध कैसे हुआ। अब देखिए, हम चलते हैं नवादा की ओर। नवादा में आज नामांकन का अंतिम दिन था, नवादा में, जमुई में, गया में, औरंगाबाद में। लेकिन वहां हमने देखा कि दोनों ओर से बगावत की बू सामने आ गई। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों। देखिए, इंडिया ब्लॉक में तो आधिकारिक उम्मीदवार घोषित ही नहीं हुए, चुपके चुपके सिंबल दिया गया। तो श्रवण कुशवाहा आरजेडी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया, उनके साथ अशोक महतो भी गए। लेकिन नवादा की राजनीति के ताकतवर, आरजेडी की राजनीति के धूरी, जेल में बंद राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने भी निर्दलीय ताल ठोक दिया। बिल्कुल, निर्दलीय ताल ही नहीं ठोका, उनके साथ में देखिए एक एमएलए वो प्रकाश वीर रजौली के आरजेडी के एमएलए, और उसके बाद से राजवल्लभ यादव के भतीजा अशोक यादव एमएलसी लोकल बॉडी से जीत करके आए अशोक, तो अशोक वो भी थे साथ में। तो यह कुछ न कुछ संकेत दिखाई पड़ता है कि वहां नवादा में क्या होने जा रहा है। और राजवल्लभ यादव को आप इग्नोर करके कोई काम नहीं कर सकते वहां नवादा का, जो अब तक और राजवल्लभ यादव की पत्नी भी वहां से मिले हैं, तो वो उस विभा देवी। तो यह ज्ञानेश्वर जी, यह कोई बड़ा सा एक झोलझाल है नहीं। तो इसका मतलब तो यह है ना कि राजवल्लभ यादव एंड फैमिली जो है वह आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा की मदद को सामने नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो इस इत्तेफाक बगैर राजवल्लभ यादव के जानकारी में श्रवण कुशवाहा को आरजेडी ने वहां से लड़ने का सिंबल दे दिया। तो वो अब
राजवल्लभ यादव को इग्नोर करके आप नवादा में राजनीति नहीं कर सकते हैं। इस बात को एकदम पूरी क्लियरिटी है ये, क्योंकि लोकल बॉडी से उनके भतीजा वहां से अशोक हैं। अब जैसे आप रजौली वाले माने एमएलए जो प्रकाश वीर हैं, उनकी ही पाठशाला के छात्र हैं। तो ऐसे में आप कैसे कर पाइएगा? ये तो बहुत टफ है वहां पर इस बार का। और इधर तो ये हो गया जी। अब दूसरी बात आपने की विवेक ठाकुर की। हाँ, विवेक ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी, उनके खिलाफ ही गुंजन सिंह जो कह रहे थे कि देखिए सांसद बेटा होना चाहिए, नवादा का बेटा होना चाहिए। लोजपा से टिकट की उम्मीद थी, नहीं मिली, तो आकर आज उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। और नवादा में एक मुद्दा उछल रहा है, सांसद कैसा हो, स्थानीय हो। बिल्कुल। हाँ, और बीजेपी किसी मतलब एनडीए किसी स्थानीय को टिकट नहीं देती रही है। विवेक ठाकुर फिर से बाहरी हैं और गुंजन सिंह के साथ मनीष कश्यप भी नजर आए हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को नुकसान पहुंचाएंगे, वहीं दूसरी ओर गुंजन सिंह विवेक ठाकुर को नुकसान पहुंचाएंगे। और गुंजन सिंह की पॉपुलैरिटी, जो उनके गाने हैं घर घर तक पहुंचे हुए, साल भर से मेहनत भी कर रहे थे। और वो कहीं ना कहीं वो देखिए, वो जो इस तरह से संगीत के दुनिया से जो लोग आते हैं उनकी पैठ अलग होती है। इसके कई सारे उदाहरण है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, कई लोग हैं, वो तो दिनेश लाल यादव निरहुआ है। तो यह सब जो है सो कहीं ना कहीं यह गुंजन सिंह का खड़ा होना वहां पर निर्दलीय, और वो ताल ठोकना, और उसी समाज से है, जिस समाज से विवेक ठाकुर हैं उसी समाज से गुंजन सिंह भी है। और वैसे में मनीष कश्यप का वहां उनकी गुंजन सिंह के समर्थन में मौजूदगी और भी उसको मजबूत बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा ज्ञानेश्वर जी, बाहरी और भीतरी का यह सबसे अहम सवाल उठता है कि अब गुंजन सिंह वहां के स्थानीय हैं, विवेक ठाकुर बाहर से हैं। उन लोग तो यह भी कह रहा है कि विवेक ठाकुर का कोई दूर दराज का भी रिश्तेदारी नवादा में नहीं है। यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, जो कि अपने आप में अबुझ पहेली बनी हुई है। विवेक ठाकुर को वहां से टिकट नहीं, हमने कल देखा कि विवेक ठाकुर को जैसे ही टिकट मिला तो कल वे गए थे और सबसे पहले अखिलेश सरदार की शरण में पहुंचे, बारसलीगंज, जिनकी पत्नी अरुणा देवी। देखिए, माफिया अखिलेश सरदार, हिस्ट्री सीटर अखिलेश सरदार, और अशोक महतो का दुश्मन नंबर 1 अखिलेश सरदार। तो वहां लड़ाई तो जानते ही है कि अशोक महतो बनाम अखिलेश सरदार। तो विवेक ठाकुर सबसे पहले अखिलेश सरदार की शरण में पहुंचे हैं। अरुणा देवी विधायक से मिले हैं, उनके समर्थकों से मिले हैं। तो वहां भी लड़ाई कुछ दूसरे किस्म की दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से लड़ाई हम आने वाले दिनों में मुंगेर में देखेंगे। ज्ञानेश्वर जी, और उनके कट्टर जो अखिलेश के जो कट्टर जो दुश्मन है, हाँ, अशोक महतो वो आज वहां पर थे। हाँ, श्रवण कुशवाहा के नामांकन में, यही हम कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट एकदम दो धुरी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर क्या होगा, फिर कहीं पुराने कालखंड की तो नौबत नहीं है। तो यह कहीं ना कहीं वहां पर नवादा में कहीं पैनिक है इस बात को लेकर के कि फिर कहीं नवादा उस दौर में तो नहीं आ रहा। यह एक बड़ी बात होगी। तो ये अब हम लोग बात करें, देखिए गुंजन सिंह की बात हो गई, अब हम लोग पप्पू यादव पे। पप्पू यादव 2 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। इस बात की चिंता नहीं है कि भाई उम्मीदवार हम किसके होंगे, लेकिन पूर्णिया लड़ेंगे। कांग्रेस सिंबल दे न दे, तेजस्वी यादव के सामने झुक जाए, प्रियंका गांधी की हार हो जाए, लेकिन पप्पू यादव ने प्रण ले रखा है कि 2 तारीख को नामांकन होगा और 3 तारीख को बीमा भारती का भी नामांकन होगा। तो महाभारत तो पूर्णिया में तय है। निश्चित रूप से देखिए, पप्पू यादव जितने दिनों से लंबे समय से काम कर रहे थे पूर्णिया में, और ऑल ऑफ ए सडन वहां पर जो इस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, पप्पू यादव के जगह पर बीमा भारती को देना, तो वह कहीं ना कहीं तो बैकफुट पर एक तरह से ढकेलने का जबरन प्रयास किया गया है पप्पू यादव की उम्मीद क्या थी कि हम वहां से जब राष्ट्रीय पार्टी में हम शामिल हो गए, अपनी पार्टी का विलय कर दिया, तो ऐसे में अपना हाथ पैर सब काट लिए वो पॉलिटिकली। तो अब ऐसी परिस्थिति में उनको वहां से उम्मीदवार बनने की आस थी, लेकिन राजद की जीत के पीछे अड़ करके बीमा भारती को एंट्री होती है और पप्पू यादव को एक तरह से राजनीतिक रूप से बैकफुट पर लाने की कवायद होती है। तो ऐसे में पप्पू यादव आहत हैं, लेकिन उनके समर्थक जो है सो पप्पू यादव के बुलंद आवाज से तैयार हैं हर मोर्चे को पर किला फतह करने के लिए, हर मोर्चे पर किला फतह करने। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे और वहां से ताल ठोकेंगे और लड़ाई वहां पर जोरदार और मजेदार होगी जी, एकदम, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वहां पर आप देखिएगा, देखिए वहां तो अब यह बात महत्वपूर्ण हो जाएगी ना, जीत हार छोड़िए कि लालू यादव की बीमा भारती को अधिक मत मिला कि पप्पू यादव को अधिक मत मिला। देखिए ज्ञानेश्वर जी, वो आप ऐसे देखिए कि पप्पू यादव वहां से बराबर सांसद रहे हैं जी, कोई पहली बार वो नहीं जा रहे हैं जी, तो 3 बार रहे हैं और 3 बार भी उनका देखो 3 बार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो निर्दलीय भी जीत करके चले आए, समाजवादी पार्टी से कोई आधार नहीं था। तो वो
कोई आधार नहीं। हाँ। समाजवादी पार्टी तो उस समय पप्पू यादव मतलब समाजवादी पार्टी, तो वो एक तरह से वह भी निर्दलीय ही थे। अब मुलायम सिंह यादव की पार्टी का बिहार में क्या जनाधार होगा ये समझा, वही अध्यक्ष भी थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से पप्पू यादव ने अपने बलबूते अपना जो उनका बूथ मैनेजमेंट है, जो उनका मैनेजमेंट है, वह जो कला जानते हैं, उस कला के माध्यम से वो जीत कर नहीं, मैं ये भी देख रहा हूं कि लालू यादव ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, लेकिन पूर्णिया में यादव चिल्ला रहे हैं नहीं पप्पू यादव पप्पू यादव पप्पू यादव, लालू यादव की उम्मीदवार बीमा भारती का नाम नहीं ले रहे हैं। तो लालू यादव का सिक्का क्या पूर्णिया के यादवों पर भी नहीं चलेगा? नहीं, देखिए लालू यादव का वहां पर निश्चित रूप से नहीं चलेगा जो आपका सवाल है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि पप्पू यादव हमेशा वहां मौजूद रहे हैं, किसी भी सुख दुख हमेशा रहे हैं, किसी घड़ी में वहां पर एक पैर से खड़ा रहे। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहां के यादव को इस बार लग रहा है कि पप्पू यादव को अगर हम यहाँ से जितवा करके दिल्ली भेजते हैं बड़े सदन में, तो वो यहाँ के यादवों के लिए वह कुछ करेंगे। और पप्पू यादव में करने की ललक हमेशा से रही है। हाँ, हमेशा वो नया कुछ करते रहे। तो कम से कम दिल्ली में एक सेवाश्रम तो खुल जाएगा, जो इलाज कराने लोग जाएंगे उन्हें रहने की व्यवस्था हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, जी बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी बात हो जाएगी। कोई यहाँ से जाता है दिल्ली तो कोई उसको देखने वाला बेचारा के जैसा घूमता रहता है, दर दर भटकता रहता है। तो पप्पू यादव का जो शेल्टर रहता है वो शेल्टर फिर से खुल जाएगा। तो ऐसे में लोग कहते हैं एम्स में मंत्री भी इलाज कराने में परेशान हो जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव की व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि यदि आपको एम्स में कोई परेशानी हो रही हो तो पप्पू यादव को फोन कर लीजिए। देखिए यही सवाल है कि पप्पू यादव के बारे में कई लोग कई तरह की बात करते हैं, लेकिन पप्पू यादव का यही यूएसपी हमेशा काम करता है ज्ञानेश्वर जी, कि वह लोगों को बेइंतहा प्यार करते हैं और जात कास्ट क्रीड से ऊपर उठ करके। तो यह एक बड़ी बात है। यह सब में दिखाई कहां पड़ता है? अभी जो पूरा जात पात में पूरा समाज प्रदेश बटा हुआ है, उसमें से वह व्यक्ति अलग है, इतर है, तो आप तो निश्चित रूप से उसको तो जनता का प्यार मोहब्बत मिलेगा। जी, तो देखिए प्यार मिलेगा। चुनावी चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। कल भी आप रात को 8:30 बजे इंतजार कीजिएगा। यह कार्यक्रम रोज आएगा और हम दिन भर बिहार की हलचल के बारे में बताएंगे। कहां क्या हुआ, कहां कौन पहुंचा, कहां बाएं लोग चले, कहां दाएं लोग चले, कहां सीधे कहां पीछे, कहां खंजर भोंका गया, कहां फूल का माला पहनाया गया। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।